आज बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉस्ट चैप्टर के अंदर अपने शेड्यूल्स और ग्राफ्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स को आज से पक्का पकड़ लेना, गलतियां कम से कम करना। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि शॉर्ट रन कॉस्ट हम लोगों के सिलेबस के अंदर है, और शॉर्ट रन कॉस्ट, शॉर्ट रन का मतलब कुछ फैक्टर फिक्स रहेंगे और कुछ वेरी करेंगे। तो दो तरह की कॉस्ट हम लोगों के सिलेबस के अंदर मेनली रहेगी, वन विल बी फिक्स कॉस्ट एंड द सेकंड वन विल बी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करेगी, कि जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, जितनी है उतनी रहेगी। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था कि फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी तो करती ही नहीं है, और इवन अगर मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा हूं, कुछ बना ही नहीं रहा हूं, तो मेरी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? उस केस में मेरी फिक्स कॉस्ट फिर भी कुछ ना कुछ रहेगी, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं भी कर रहा हूं तो भी। आप लोग ये समझ लें कि एक मशीन रख ली हमने खरीद के, रेंट दे दिया हम लोगों ने, पैसा ले लिया बैंक से उधार, काम करो ना करो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, काम करो ना करो रेंट देना पड़ेगा, काम करो ना करो मशीन परचेज करके बैठ गए हो, 0 यूनिट बनाओगे तो भी भैया 1 लाख रुपए की मशीन है तो 1 लाख तो खर्च कर रहा है तुम। अब चाहे उस पर 1 यूनिट बनाओ, चाहे 2 बनाओ, चाहे 4 बनाओ, चाहे 6 बनाओ, आप खर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही आपने रेंट दे दिया है, आप 1 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, 10 को पढ़ा रहे हो, 15 को पढ़ा रहे हो, जब तक के लॉन्ग रन की बात ना आ जाए और मेरा फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर ना हो जाए, तब तक के मेरी जितनी कॉस्ट है वो उतनी ही रहने वाली है। यानी शॉर्ट रन के अंदर मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी, एंड इवन इट विल स्टार्ट बिफोर आई स्टार्ट विद माय प्रोडक्शन। फाइन, फिक्स कॉस्ट दैट इज FC, एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी एज टोटल फिक्स कॉस्ट। फाइन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के शेड्यूल के साथ। ठीक है, total fixed cost is that cost which does not vary with the level of output and it is incurred even if the production is not started yet। है ना, तब भी स्टार्ट नहीं भी करा है अगर प्रोडक्शन, तो भी मेरी कुछ ना कुछ कॉस्ट लग चुकी है, उसे मैं बोलता हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अभी एग्जांपल रेंट वाला भी समझ में आ गया। रेंट, कोचिंग एक रेंट पे ले लिया है, अभी किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ तब भी रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट फिक्स कॉस्ट होगी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूँ, यहाँ पर यूनिट्स लिख लूँ, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड लेट्स से दिस इज 5। फाइन, दिस आई हैव टेकन। अब 0 1 2 3 4 5 पे यहाँ पर अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट लूँ और रेंट है मेरा 4000, तो मेरा रेंट कितना रहेगा? मैंने कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ाया, ठीक है, रेंट हाउ मच आई हैव टू पे? 4000। ऐसे ही मैंने एक स्टूडेंट पढ़ाया, तो रेंट कितना पड़ रहा है? रेंट तब भी 4000 ही है। ओके है जी, तो रेंट किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? रेंट मेरी फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल हो गया। और फिक्स कॉस्ट में से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जितना है उतना ही 1 स्टूडेंट 2 3 4 5 एंड 6 7 8 जितने भी मैं स्टूडेंट्स पढ़ाऊँ, मेरी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? उतनी ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसे ही एग्जाम्पल को अगर मैं कुछ मॉडिफाई कर दूँ, 4000 रेंट ना लेकर अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले लूँ, बस मुझे बेसिक लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि 0 पे जितना लूँगा वैल्यूज यूनिट्स के बढ़ने के साथ साथ मैं उसे उतना ही कांस्टेंट रखूँगा, और उसका लॉजिक मैं समझ चुका हूँ कि फिक्स कॉस्ट होती वही कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ मेरी वेरी नहीं करेगी, जो आउटपुट के साथ मेरी इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल units, and this is I am taking to be as 0 1 2 3 4 and 5, and let's say I am taking total fixed cost to be as whatever you want, let's say it is 10। ओके है जी, अब आप लोग क्या करेंगे? इसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हर एक शेड्यूल का ग्राफ बनेगा और फिर उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहेंगी, या रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, TFC में, TVC में, TC में, आगे बहुत कुछ आने वाला है, उनमें हम लोग स्टडी करेंगे। अभी एक के साथ स्टार्ट करें, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। टेक टोटल फिक्स कॉस्ट ऑन Y एक्सिस एंड टेक यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या आउटपुट, कुछ भी लिख लीजिएगा, है ना। इसे हम लोग क्या ले लेंगे? इसे हम ले लेंगे फॉर एग्जांपल आउटपुट, भाई कितना हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। दिस इज टेकन टू बी एज 1 2 3 4 5, लेट्स से दिस इज 6। ओके, लेट्स से 2 4 6 8 10 and this is
12। ओके है जी। आई होप ग्राफ्स तो बनाने आ गए होंगे, बिना ग्राफ्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, 0 पे कितना है 10, यानी कि ये 0 और ये 10, पहला पॉइंट मेरा यहां पर आ गया। 1 पे कितना रहेगा 10, तो दूसरा पॉइंट कहां आ जाएगा यहां पर। 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मेरी आ जाएगी। एंड व्हाट दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग, दिस इज द TFC कर्व। फाइन, तो ये हुआ मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, शेड्यूल समझ लिया, उसका ग्राफ समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे इसकी, अब हम लोग समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। फाइन, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को आप लोग कैसे समझेंगे, आप लोग ये देखेंगे यार इस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आप लिखोगे TFC इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्ट्रेट लाइन कर्व पैरेलल टू विच एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी TFC इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड नाउ व्हाई इट इज पैरेलल। साथ के साथ आप लोगों को यह भी समझाना है इसकी प्रॉपर्टीज चैप्टर की, जब भी आप लोग बताएंगे तो साथ में लॉजिक बताएंगे कि TFC इज पैरेलल टू x एक्सिस बिकॉज एज द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस TFC रिमेन्स सेम, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है ना, जब टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहेगी तो नॉर्मल सी बात है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व आएगा वो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, जो ये शो कर रहा है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जितना है उतना ही है। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी TFC कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम ग्राफ जो हम लोगों ने देखे वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं 0 0 से, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 यहां पर है लेकिन यहां पर क्या है 10। तो हम बोलेंगे TFC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट एक्सिस इट इज, TFC कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम y एक्सिस। TFC कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, TFC कर्व मेरा y एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाई डज इट स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस, एज आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजन why it starts from the y axis, because at zero level of output there is some fixed cost। क्योंकि zero level of output पर चाहे मैं कुछ नहीं भी प्रोड्यूस कर रहा हूं तो अभी मेरी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट है, और जितनी फिक्स कॉस्ट है वो थ्रू आउट सेम रहती है, इसलिए वो पैरेलल टू x एक्सिस आता है। और दूसरा, क्योंकि जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट रहेगी इसलिए वो स्टार्ट होगा y एक्सिस से। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लोग लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। As I told you that cost can be divided into fixed cost and the second one will be variable cost। अभी fixed cost I hope समझ में आ गई है बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट करें। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना चाहूँगा, जिसके बिना आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। और वो बेसिक फंडामेंटल है क्या, आप लोग इस चीज़ को याद करें। पहले हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ा था कि शुरुआत में जब मैं लेबर लगाता हूँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं। शुरुआत में तो यही होता है ना कि अगर आप लोगों को प्रॉपर रिकॉल आप लोग कर पाएँ कि कोऑर्डिनेशन की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से और फिक्स फैक्टर ढंग से यूज़ हो पाता है, इसलिए शुरुआत में जब मैं एक लैंड पे एक लेबर लगाता हूँ, फिर दूसरी लेबर लगाता हूँ, तीसरी लेबर लगाता हूँ, तो प्रोडक्शन शूट अप करता है, प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है। MP का याद है बिहेवियर, बढ़ेगा और TP इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। ओके है ये वाली बात। अब आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझे बच्चे कि शुरुआत में तो प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है और उसके बाद अगर मैं लेबर बढ़ाता चला जाता हूं तो प्रोडक्शन मेरा ऐसा नहीं है कि तेज़ी से बढ़ता ही चला जाएगा। क्या बिहेवियर होता है उसके बाद, फिर वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, या MP तो इवन क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, पॉजिटिव नंबर जरूर रहता है। यानी कि अगर आप लोग याद करें अपने मार्जिनल प्रोडक्ट के कंसेप्ट को कि जैसे जैसे लेबर लगाई जाती है, जैसे जैसे लेबर लगाई जाती है, शुरुआत में प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है और फिर प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। क्या आप लोग एफिशिएंसी और कॉस्ट में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं? और वो रिलेशनशिप किसी बुक में गिवन नहीं है, अगर आप लोग सिर्फ समझ पाएं तो वो रिलेशनशिप है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। ज़्यादा एफिशिएंट होगा, लेबर ज़्यादा बढ़िया काम करेगी, तो एक तरीके से वो लेबर मुझे सस्ती पड़ रही है, उसकी कॉस्ट मुझे कहीं ना कहीं कम आ रही है। और लेबर अगर कम काम करेगी तो मुझे महंगी पड़ेगी। आप एग्जाम्पल अपने घर से ले सकते हैं। आपने एक मजदूर रखा
उस मजदूर ने आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम किया, यानी कि उसके इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, तो आपको क्या पड़ेगा, महंगा लगेगा सस्ता लगेगा? आपको सस्ता लगेगा, यार बढ़िया मजदूर था, इसने तो बहुत काम निपटा दिया आज। इसके अपोजिट अगर मैं आपको समझाऊं कि डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि एक लेबर आप लेकर आए लेकिन वो काम ढंग से काम नहीं करती है, तो आपको क्या, वो महंगी लगेगी। यानी कि एफिशिएंसी और कॉस्ट कैसे हैं, वो इनवर्सली रिलेटेड हैं। क्लियर होती है ये वाली बात कि एफिशिएंसी और कॉस्ट कैसे हैं, वो इनवर्सली रिलेटेड हैं। जब इंक्रीजिंग रिटर्न आता है तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है, जब इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी, जब डिमिनिशिंग रिटर्न आएगा प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर के हिसाब से तो कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगी। ये फंडामेंटल रीजन रहता है मेरे वेरिएबल कॉस्ट के पीछे। ठीक है जी। और कुछ ऑथर्स ने इवन बुक्स में भी प्रॉपर तरीके से इस चीज को नहीं समझाया हुआ है, तो इसे समझ लेना आप लोग। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, आप इसे एक और एग्जांपल से समझो, क्योंकि जब तक हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे मूव ऑन नहीं करते हैं। आदत बना लो इस चीज़ की। मैंने लेबर की दिहाड़ी तय करी कि मुझे उसे 500 रुपये देना है। अब दिहाड़ी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, है ना, तो मैंने उसकी वेजेस डिटरमाइन कर दी कि आई विल बी पेइंग 500 रुपीज़ पर डे। एक लेबर आई, उसने एक दीवार पेंट कर दी। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो दीवार की कॉस्ट पेंट की मुझे कितनी पड़ी। पेंट के रॉ मटेरियल को हटा दो, फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहा हूँ कि उस लेबर ने एक दीवार पेंट करी और लेबर की मैं बता रहा हूँ कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज़। तो एक तरीके से वन वॉल की पेंटिंग या वन वॉल पेंट करवाना मुझे अल्टीमेटली 500 रुपीज़ का पड़ा है। ओके है जी, क्योंकि लेबर की तो दिहाड़ी हम लोग सेम ही रखेंगे। नेक्स्ट डे यार मेरे को काम तेजी से करवाना था, मैंने एक और लेबर रख ली। अब दो लेबर मिलकर, अगर आप लोग प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर ढंग से सीख कर आए हैं तो दो लेबर मिलकर कितनी दीवार पेंट करेंगी, मुझे पहले इसका आंसर करें आप लोग। एक लेबर एक दीवार पेंट करती है, दो लेबर मिलकर कितनी दीवार पेंट करेंगी, इसका आंसर दें। जो बच्चे बोल रहे हैं कि दो लेबर मिलकर दो दीवार पेंट करेंगी, तो जाकर अपने बेसिक फंडामेंटल्स फिर से क्लियर करो, उन्हें फिर से पॉलिश करो, क्योंकि दो लेबर मिलकर दो दीवार पेंट नहीं करेंगी, दो से ज़्यादा दीवार पेंट करेंगी, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि शुरुआत में जो फिक्स फैक्टर है वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, और एफिशिएंसी इंप्रूव होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन बढ़ने की वजह से, भैया तुम फटाफट से दीवार साफ करो, उसमें फॉर एग्जाम्पल पुट्टी वगैरह जो भी लगता है वो लगाओ, और फटाफट से मैं पेंट करता हूँ। यानी कि दो लेबर जो सा है वो दो लेबर, एक लेबर एक वॉल कर रही थी, दो लेबर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल 2.5 वॉल पेंट करेंगी। रुपए कितने दिए मैंने उन्हें, रुपए 500 एक और 500 दूसरों को दिए मैंने, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ दिए। पहले एक दीवार मुझे पेंट करवाने में 500 रुपीज़ देने पड़े थे, अब मुझे 2.5 यानी 2.5 दीवार मेरी पेंट हो गई है और मुझे रुपए कितने देने पड़े, मुझे 1000 रुपीज़ देने पड़े हैं। अब अगर मैं देखूं तो एक दीवार पेंट करवाने का खर्चा मेरा 500 रुपये नहीं, उससे कुछ कम आया है। यानी कि शुरुआत में लेबर जब अच्छा काम करती है, इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे होते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट जो उनसे आती है वेरिएबल फैक्टर की, वो मेरी कम आती है। लेकिन उसके बाद अभी 3 लेबर भी लगाई मैंने, इन्होंने मिलकर फॉर एग्जांपल 4.5 कर दी, भाई कॉस्ट मेरी और कम हो गई। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर कि ऐसा नहीं है कि एक ही रूम है या 2-3 रूम्स हैं और हम लेबर लगाते रहेंगे और हमारा दीवार ज़्यादा से ज़्यादा पेंट होती रहेंगी, नहीं, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें फिक्स फैक्टर भी चाहिए। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप लोगों को यही बात दिमाग में रखनी है कि शुरुआत में कॉस्ट मेरी कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि लेबर अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक्सेसिव लेबर होने के बाद फिर मेरी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे ना बढ़कर फिर मेरी कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। इसी कंसेप्ट को ध्यान रखना है, और यही एक ऐसा कंसेप्ट है और यही एक ऐसा शेड्यूल आने वाला है जो आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक के साथ याद रखना पड़ेगा। बाकी खुद ब खुद आप लोगों के याद होते चले जाएंगे। और जैसा आप लोगों को पता है मैं एक शेड्यूल से नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे रटवाना नहीं है आप लोगों को। आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं शेड्यूल जो सा चेंज कर दूंगा, इसलिए अभी इसे समझ लें। ये लिया मैंने आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कि कितना मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से दिस इज 6। ये मैंने लिया TVC। जैसे कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम लोग डिनोट कर देते हैं TFC से, और यहां पर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट कर देंगे TVC से, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मैंने कुछ पेंट नहीं करवाया तो कितनी लेबर को सैलरी दूंगा? क्या मेरी कोई कॉस्ट आएगी? नहीं, मेरी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि जब मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा हूं तो वेरिएबल कॉस्ट कैसी भाई, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना लगेगी। तो जीरो आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी? जीरो आउटपुट पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगी। फिर जब मैंने एक लेबर लगाई, फॉर एग्जाम्पल उसका खर्चा 10 आया, फिर 18, फिर 24, फॉर एग्जाम्पल 28, फॉर एग्जाम्पल 34, फॉर एग्जाम्पल 45। ये नंबर्स का लॉजिक समझो। शुरुआत में यहां पर 8, 6, 4 आ रही है बात समझ में? ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है मेरी कॉस्ट। क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि मेरी जो कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा भाई, 24 से 4, 28, फिर 6 से बड़ा, फिर 9 से बड़ा, और इवन अगर मैं आगे भी लगा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसे अगर यहाँ पर 11 है ना, यहाँ पर मैंने 15 का गैप दे दिया, तो दिस इज ऑल्सो एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पर अब क्या शो हो रहा है? यहाँ पर शो हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न। तो हमेशा याद रखना बच्चा लोगों कि फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हम लोग ने स्टडी कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट का मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह से बनता है, और ये लॉजिक होता है कि शुरुआत में मेरी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है और फिर मेरी कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे थे, और जैसे मैंने समझाया था कि एफिशिएंसी और कॉस्ट कैसे इनवर्सली रिलेटेड हैं। जोन सी लेबर या जितनी लेबर मेरा एफिशिएंटली वर्क करेंगी उनकी मुझे कॉस्ट कंपैरेटिवली सस्ती लगेंगी वो, और जब लेबर की एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे पर यूनिट कॉस्ट एक तरीके से ज्यादा लगेगी। और क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मेरा शॉर्ट रन फिनोमिना जो है वो इस सिलेबस के अंदर है, इसलिए जहां पर भी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, जहां पे भी वेरिएबल फैक्टर आएगा, तो उस ग्राफ के शेप का रीजन आज याद कर लेंगे अच्छे से। उस ग्राफ के शेप का रीजन क्या रहने वाला है? उस ग्राफ के शेप का एक ही रीजन रहने वाला है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इतना लिख दोगे ऐश। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे आप लोग? इसे ग्राफ को यहां पर प्लॉट करेंगे। यहां पर आप लोग क्या लेंगे? यहां पर आप लोग लेंगे आउटपुट, एंड व्हाट यू विल बी टेकिंग ऑन दिस एक्सिस? यू विल बी टेकिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? नाउ यू नीड टू प्लॉट दीज नंबर्स, डू प्लॉट देम। ठीक है, शेप्स में कितना भी तुम लोगों को बोल लूँ कि ऐसी आएंगी वैसी आएंगी, लेकिन जब तक कि आप खुद से उसे नहीं बनाएंगे तब तक कि आपको ग्राफ की शेप प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। हाँ, एक बार अभी लिखवा लो मेरे से एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हम लोग पूरा चैप्टर कर लेंगे, तब जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा यार ये तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लॉजिक से जिसे पढ़ना है, रट्टाफिकेशन कोई स्कोप नहीं। करिए, ग्राफ बनाइए। देखिए, जो ग्राफ की शेप आने वाली है वो शेप कुछ इस तरीकों की आएगी। आप बनाकर देख लीजिएगा, शेप ऐसी ही आएगी। ठीक है जी। और अब समझेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ टीवीसी, क्योंकि क्वेश्चन एट टाइम क्या आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ टीवीसी। पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब कि ग्राफ की शेप को देखो और उस शेप से आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो यहां पर जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये ग्राफ मेरा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है, वहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। और उसका रीजन क्या होगा? यानी कि पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे, टीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। And what is the reason? Because at 0 level of output, variable cost is 0. Till the time we haven't started with the production process, we won't be purchasing the raw material, we won't be hiring the casual labor. Fine. These are the examples of variable cost. It means when we are not producing any of the thing, variable cost will be 0. That is why TVC curve starts from the origin, that is 0. Fine. This is the first property of TVC. The second property of TVC is, it is, क्या बोलते हैं इस शेप को? ऐसा कुछ देखा है? ऐसा कोई अल्फाबेट है ना? क्या है ये अल्फाबेट? ये एस है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर भी ये कुछ एस ही है, बस एस क्या है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो हम इस शेप को बोलते हैं टीवीसी कर्व इज इन्वर्टेड एस शेप कर्व।
TVC curve is inverted S shape curve, and what is the reason behind inverted S shape curve is it increases at what rate? शुरुआत में it increases at diminishing rate and then it starts increasing at increasing rate. स्टार्टिंग में diminishing rate पे बढ़ती है और फिर increasing rate पे बढ़ती है, इसलिए inverted S shape होती है। और रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। रीजन बहुत आसान है। रीजन क्या है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टेंशन। खत्म। तो आज हम लोगों ने 2 शेड्यूल्स, 2 ग्राफ और खूब सारी लॉजिक समझे हैं। प्लीज़ इन्हें याद रखना और इन शेड्यूल्स को ध्यान रखना कि किन बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर ये शेड्यूल बनते हैं। इस शेड्यूल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, बट इट शुड बी कंसेप्चुअली राइट। फाइन, चलिए, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स एंड व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसा समझ में आ रहा है, प्लीज कीप ऑन गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। फाइन, थैंक यू।